अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ टॉप 30 एमसीक्यूज़ जनरल साइंस की शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के अपकमिंग ईटा टेस्ट में हेल्पफुल होंगी। और इंशाल्लाह इसके अलावा आप लोगों की और भी कम्पिटिटिव टेस्ट में आप लोगों की काम आएंगी। लेकिन अगर आप लोगों से एक छोटी गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में कहता है आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडीज़, कि इनमें से कौन सा चीज़ जो है ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक है। तो देखो, हम सेल की डेफिनेशन करते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडीज़। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेल है, कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। एमसीक्यूज नंबर 2 कहता है द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इन 1665। अच्छा, तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो ये सेल को रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट ने 1665 में डिस्कवर किया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 3 कहता है एज ए वाटरी जेल विच फिल द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, कि हमारे पास एक वाटरी जेल है, मतलब वाटरी फ्लूइड है, जो कि सेल की मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो जगह है उसको फिल करता है। तो देखो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पोर्शन है, जो कि ये फॉर एग्जांपल ये सेल हो गया, एक सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से बाकी इस न्यूक्लियस और इस सेल में इस सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। तो इस सेल मेम्ब्रेन और सेल न्यूक्लियस के दरमियान ये जो जगह है ना, इस सब तमाम स्पेस को कौन फिल करता है? तो ये साइटोप्लाज्म फिल करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओ साइटोप्लाज्म। करेक्ट ऑप्शन इज ओ बी। एमसीक्यू नंबर 4 कहता है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोपेल आर प्रेजेंट इन। तो देखो ये किन सेल में प्रेजेंट है? तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, और ये एनिमल में नहीं है। इसके वजह से एनिमल में फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना भी नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओ ए, प्लांट सेल। एमसीक्यू नंबर 5 कहता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मुंतकिल करते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। आरबीसी जो है ना, ये हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मुंतकिल कर देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, आरबीसी। एमसीक्यू नंबर 6 कहते हैं डैश कैरीज मैसेज ऑल अराउंड द बॉडी, कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि तमाम बॉडी में मैसेज को मुंतकिल कर देता है। सो इस दौरान ये नर्व सेल है, क्योंकि नर्व सेल हमारी सारी बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करता है, और फिर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को तमाम बॉडी से कनेक्ट करता है, और जितनी भी चेंजेस आते हैं ना हमारी बॉडी में, तो ये एक मैसेज की तरह तमाम बॉडी में उसको ट्रांसमिट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज नर्व सेल बी। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है डैश टिश्यू मूव्स वाटर एंड फूड एंड प्लांट्स, कि ऐसे कौन सी टिश्यूज हैं प्लांट में जो कि वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू है, और वेस्कुलर टिश्यू की 2 टाइप्स है। एक क्या है, एक जाइलम है, ठीक है, जाइलम जो कि सिर्फ H2O यानी वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल की, और दूसरा है फ्लोएम जो कि क्या करता है, जो कि खुराक की ट्रांसपोर्ट को करता है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, ये दोनों ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम एक पानी का करता है सिर्फ, और दूसरा फूड का करता है, और ये दोनों वेस्कुलर टिश्यू है, ये प्लांट में मौजूद है। सो करेक्ट ऑप्शन इज वेस्कुलर टिश्यू। एमसीक्यू नंबर 8 कहता है डैश सिस्टम वर्क विद बोन्स टू हेल्प द बॉडी मूव, कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि हमारे पास हमारे बोन के साथ मिलकर हमारी बॉडी को लोकोमोशन देता है। तो ये मस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि हमारी मसल, हमारी पट्टे जो है ना, ये बोन्स के साथ मिल जाती है, और फिर बोन को कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का फिनोमेना करने में हेल्प कर देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज मस्कुलर। एमसीक्यू नंबर 9 कहते हैं सिस्टम कंट्रोल ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़, कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर देता है। सो ये हमारे पास नर्व सिस्टम है, क्योंकि नर्व सिस्टम सारे बॉडी के इंफॉर्मेशन को
मतलब एक मैसेज के फॉर्म में सारी बॉडी में मुंतकिल कर देता है, और इस तरह सारे बॉडी जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी में होती है ना, उन सब को यही सिस्टम कंट्रोल कर देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज नर्वस सिस्टम। एमसीक्यू नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एब्सेंट इन एनिमल सेल, कि एनिमल सेल में कौन सा दर्ज झेल में से कौन सा चीज़ एब्सेंट है। तो देखो एनिमल सेल में प्रोटीन्स भी है, साल्ट्स भी होते हैं ना, एक वाहिद सेलुलोज है जो कि सेलुलोज एनिमल सेल में नहीं होता। और ये क्यों? क्योंकि सेलुलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे पास इसी सेल वाल बना हुआ होता है, और चूँकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता, लिहाजा एनिमल सेल में सेलुलोज भी नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेलुलोज। एमसीक्यू नंबर 11 कहते हैं ऑल प्लांट सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अ प्लांट सेल विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज। इसमें कहते हैं कि प्लांट के तमाम सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और याद रखो प्लांट के उन सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि ग्रीनिश कलर होते हैं ना, बाकी प्लांट की जितनी भी आन ग्रीनिश कलर वाले पार्ट्स हैं ना, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो कहते हैं कि प्लांट के तमाम सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जिन जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उन सेल को आप लोग एग्जाम्पल की तरह दी, मतलब उसकी एग्जाम्पल दी, तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वो रूट हेयर सेल है। क्योंकि रूट हेयर सेल में हमारे पास वो एक और किस्म का प्लास्टिड होता है जिसको हम लेकोप्लास्ट कहते हैं। लेकोप्लास्ट वो क्लोरोप्लास्ट नहीं बल्कि लेकोप्लास्ट है, और लेकोप्लास्ट का काम है फूड स्टोरेज, इसका काम होता है स्टोरेज, जबकि क्लोरोप्लास्ट का काम होता है साइंथिसिस, और लेकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज। सो इसलिए रूट हेयर सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बल्कि लेकोप्लास्ट है, क्योंकि रूट हेयर सेल में वहाँ पर स्टोरेज होता है। जो करेक्ट ऑप्शन है जो रूट हेयर सेल। एमसीक्यू नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनसाइड न्यूक्लियस। कहते हैं कि दरअसल में से कौन सा एक चीज़ है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम कलरफुल बॉडीज़ हैं जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और ये हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये मुंतकिल कर देता है, और ये हमारे पास वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, एमसीक्यू 13 कहते हैं लीवर इज़ अ पार्ट ऑफ, लीवर किस चीज़ का पार्ट है। तो देखो हमारे पास लीवर जो है ना, ये एक ग्लैंड है जो कि एक जूस को पैदा कर देते हैं जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, बाइल जूस, और बाइल जूस का काम होता है फैट्स का तोड़ फोड़, इसका काम होता है फैट्स। तो हम जो फूड में जो फैट्स खाते हैं ना, इसका तोड़ फोड़ किसका काम है, ये बाइल का काम है। तो देखो ये फैट्स का तोड़फोड़ ये काम हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, लिहाजा लीवर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन इज ए डाइजेस्टिव सिस्टम। एमसीक्यू 14 कहते हैं विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ए सेल, के दरिया झील में से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास वो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस सेल के तमाम, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनील है जो कि सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास वो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन काम करते हैं, ब्रेन जो कि बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, इन द सेम वे सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, प्रोटीन साइंटिस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कंट्रोल है, वो सभी न्यूक्लियस के अंडर है। मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एज ए ब्रेन ऑफ सेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस। एमसीक्यू 15 कहते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट इंक्लूड ओनली। कहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट का जो मेन प्लांट होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम रिप्रोडक्टिव हिस्सा कहते हैं, दूसरे को हम वेजिटेटिव हिस्सा कहते हैं। अब आप लोग प्लांट के ऐसे हिस्से को मुंतखब करें जो कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो रिप्रोडक्टिव का मतलब है उसी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने का फिनोमेना है वो हमारे पास वो फ्लावर में होता है, लिहाजा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है वो फ्लावर है। ठीक है, और ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ये फिनोमेना भी होता है, क्योंकि फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एमसीक्यू 16 कहते हैं ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट स्टेम एंड, और तीसरा होगा लीव्स होगा, क्योंकि ये भी वेजिटेटिव पार्ट है। ये रूट तो वैसे भी दिया गया है इस ऑप्शन में,
तो ये तो दोबारा नहीं लगा सकती। लिहाजा लीव जो है ना, लीव्स पत्ते, ये क्या है, ये भी वेजिटेटिव पार्ट में है। जबकि फ्लावर जो था ये पिछले एमसीक्यूज में हमने देखा कि ये कौन सा था, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो लीव्स है, ये एक वेजिटेटिव पार्ट है। MCQ 17 कहते हैं asexual reproduction produces organism identical to their parents called, कि हमारे पास जो asexual reproduction होता है उसमें जो अपस्प्रिंग पैदा होते हैं ना, तो वो अपने पेरेंट्स के तरह होते हैं, मतलब आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसे अपस्प्रिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, तो ऐसे अपस्प्रिंग को याद रखें, इसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हो जाए और वो अपने पेरेंट्स के हम शक्ल हो, ठीक है। MCQ 18 कहते हैं बडिंग बल्ब्स ट्यूबर्स एंड रनर्स आर मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन। तो देखो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर मजीद दो टाइप होते हैं। एक को हम नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यू कैन से नेचुरल प्रोपेगेशन कहते हैं, जबकि दूसरे को हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। नेचुरल प्रोपेगेशन इस तरह होती है कि उसमें इंसान की अमल दखल नहीं होता, बल्कि वो कुदरती तौर पर एसेक्सुअली प्लांट पैदा होते हैं, एसेक्सुअली ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। जबकि आर्टिफिशियल इस तरह है कि उसमें इंसान का दखल मतलब अमल दखल दाखिल होता है। जिस तरह हमारे पास जो कटिंग है वो इंसान करता है ना, इस तरह जो ग्राफ्टिंग है, कलमकारी, वो भी इंसान करता है ना, इसलिए वो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो बर्डिंग है, क्योंकि बर्डिंग ये भी कुदरती तौर पर होता है, जो बल्ब्स है ये भी कुदरती होता है, ये ट्यूबर, ये सभी, और ये रनर, ये सब रनर जिस तरह हमारे पास एक पौधा है और उससे एक ब्रांच चला जाए वहाँ पर मिट्टी में डुब होकर एक और जगह पर उग जाए ना, इस तरह इसको हम रनर कहते हैं। इस तरह बर्डिंग जो ये एक पौधा है और उससे एक इस तरह बड पैदा होता है। इस तरह बल्ब्स भी इस तरह होते हैं ना, ट्यूबर भी, और पोटैटो पर जो वो चीज़ें होते हैं, जो आई चीज़ें होते हैं, इन सब चीज़ों में इंसान का अमल दखल दाखिल नहीं होता। लिहाजा ये क्या है, ये हमारे पास हो नेचुरल प्रोपेगेशन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओ नेचुरल प्रोपेगेशन, क्योंकि ये कुदरती तौर पर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओ नेचुरल ए। MCQ 19 कहता है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर आर टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये किस चीज़ के है, तो मैंने बताया ना कि हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो टाइप्स हैं, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरल। जिसमें इंसान के अमल दखल दाखिल होता है उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो देखो हमारे पास जो कटिंग होता है, मतलब एक पौधा है और इसका एक शाख है, ये इससे कट जाए और यहाँ पर दूसरी जगह पर इसको उगाया जाए ना, ये भी इंसान कहते हैं। इस तरह लेयरिंग में भी, इस तरह ग्रेफ्टिंग जो कलमकारी होता है ना, ये एक पौधा है और एक दूसरा पौधा है, इसका शाख लेकर हम वहाँ पर उस साथ लगाया जाए। इस तरह जो टिश्यू कल्चर होता है, जिस पत्ते का थोड़ा हिस्सा कट जाए ना और फिर इसको मिट्टी में डबो कर उससे मज़ीद पौधे उग जाए। तो ये सब तरीके के इस इंसान के हैं ना, इसलिए इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओ बी, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ओ बी। MCQ 20 कहते हैं which one of the following is not a process involved in vegetative propagation, कि दरियाजन में से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। तो देखो हमारे पास जो कटिंग है ना, एक पौधे से एक शाख कट जाए और दूसरी जगह पर उसे उगाया जाए, तो ये क्या है, ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इस तरह रनर जो एक शाख हो एक पौधे से लेकर दूसरी जगह पर उग जाए, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। जबकि फर्टिलाइजेशन, वाहिद फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं, बल्कि क्या है, ये हमारे पास वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओ सी, फर्टिलाइजेशन। MCQ 21 कहता है पोटैटो ट्यूबर्स हैव डिप्रेशन कॉल्ड। अच्छा, तो पोटैटो ट्यूबर पर डिप्रेशन हो रही, इसको हम आइस कहते हैं। और इसका डायग्राम में ड्रा करो तो मेरे पास एक पोटैटो है और पोटैटो के ऊपर इस तरह चीज़ें होते हैं, इनको हम कहते हैं, इनको हम आइस कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पोटैटो आइस कहते हैं। और इनसे फिर मज़ीद जो पौधे होते हैं वो इससे उग जाते हैं। सो ये क्या है, ये डिप्रेशन क्या है, ये डिप्रेशन, ये वाला डिप्रेशन क्या है, ये हमारे पास वो आइज है। करेक्ट ऑप्शन इज आई सी।
MCQs 22 कहता है एज अ प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन इन आवर बॉडी एंड गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। कि हमारे पास हमारी आरबीसी में एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, साथ साथ ब्लड को रेड कलर देते हैं। तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, तो ये हमारे पास हेमोग्लोबिन है जो कि आयरनिश प्रोटीन है, मतलब इसमें आयरन Fe हमारे पास इन्वॉल्व है और ये हमारे पास आरबीसी में मौजूद है। इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। दूसरी बात, इसका कलर रेड है जिसकी वजह से हमारे पास आरबीसी का कलर भी रेड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेमोग्लोबिन ए। MCQ 23 कहता है डैश आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच ए बॉडी नीड्स इन ए स्मॉल अमाउंट। कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी को थोड़ी सी मकदार में ज़रूरत होता है। तो देखो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप्स है। एक वही न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा मकदार में डेली पर डे ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होते हैं, तो उसको हम मैक्रो कहते हैं, क्योंकि मैक्रो का मतलब है बड़ा। जबकि वही न्यूट्रिएंट्स जो कि बॉडी को पर डे थोड़े से रिक्वायर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो, क्योंकि लफ्ज़ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। लिहाजा जो थोड़े से मकदार में ज़रूरत होता है तो उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि माइक्रो, इस माइक्रो लफ्ज़ का मतलब है स्मॉल। सही। अच्छा, MCQ 24 डैश आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच अ बॉडी नीड्स इन अ लार्ज अमाउंट लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। तो इसका अपोजिट बात हो गया कि वही न्यूट्रिएंट बताई जो कि बॉडी को पर डे ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत होता है। तो ये अगेन मैंने बताया कि हमारे पास ये मैक्रो है, क्योंकि लफ्ज़ मैक्रो का मतलब है लार्ज अमाउंट। मैक्रो का मतलब है बड़ा, मतलब लार्ज अमाउंट में इनका ज़रूरत होता है। जो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है और प्रोटीन है। ठीक है। MCQ 25 कहता है विच द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग अ न्यू सेल इन द बॉडी। कि न्यू सेल बनाने के लिए, हमारी बॉडी में न्यू सेल बनाने के लिए कौन सी न्यूट्रिएंट हेल्पफुल है। तो ये हमारे पास प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास न्यू सेल जब बनते हैं तो पहले उसका DNA रेप्लिकेट होता है, और DNA रेप्लिकेशन, DNA में हमारे पास क्या है, उसमें है हिस्टोन प्रोटीन है। साथ साथ हमारे पास जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स वो भी क्या है, वो सभी ही प्रोटीन है। इसलिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मांग होता है। तो ये बात ठीक है कि न्यू सेल बनाने के लिए प्रोटीन का ज़रूरत होता है। ठीक है। 26 कहता है विच आर द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड फ्यूल ऑफ बॉडी। कि ऐसे न्यूट्रिएंट को हम क्या नाम देते हैं जिसको हम फ्यूल ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये यानी ये न्यूट्रिएंट हमारे पास बॉडी जो है अपनी ज़रूरत, अपनी एनर्जी, अपनी ATP सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल का मतलब है कि इससे ATP हासिल किया जाता है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी डायरेक्टली, और इसका जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है ग्लूकोज। और हमारे पास जो हमारी बॉडी है ना, ये ग्लूकोज को डायरेक्टली ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको फ्यूल ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट। MCQ 27 कहता है मीट एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ। कि मीट और जो फिश है वो किस चीज़ का गुड सोर्स है, तो हमारे पास प्रोटीन का गुड सोर्स है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 28 कहता है एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। तो हमारे जो हम फूड खाते हैं ना, तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ किया जाता है, तो वो एनर्जी जो है ना वो ATP की शक्ल में रिलीज़ किया जाता है। फिर जब हमारी बॉडी इसको स्टोर करते हैं तो फिर वो कैलोरीज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कैलोरीज। MCQ 29 कहता है which of the following disease cause the bleeding of gums due to the deficiency of vitamin C। इस MCQ में कहता है कि जब हमारी बॉडी में विटामिन C की कमी आ जाए और उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक डिजीज़ आती है, जिस डिजीज़ में हमारे पास जो हमारे गम्स होते हैं ना, उसका ब्लीडिंग होता है, मतलब उससे खून बार बार बह जाते हैं। तो इस डिजीज़ का नाम क्या है। ये डिजीज़ विटामिन C की डिफिशिएंसी की वजह से आता है, और इसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, मतलब हमारे गम्स से ब्लीडिंग होता है, मतलब खून बह जाता है बार बार। तो इस डिजीज़ का नाम क्या है, तो इस डिजीज़ का नाम जो है वो स्कर्व है। ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और इसका इलाज है जो हमारे पास जो तुरश चीज़ें होते हैं, इस तरह माल्टा, नींबू, अगर आप लोग ये ज़्यादा खाए ना,
तो इससे इस डिजीज़ का इलाज होता है। ठीक है, मतलब मैं लिख लेता हूँ लेमन। लेमन को अगर आप लोग खाएं ना तो इसका बेस्ट इलाज है, क्योंकि लेमन एज ए सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्कर्वी। एमसीक्यूज 30 एंड द लास्ट एमसीक्यूज कहते हैं डैश प्रोड्यूसेस बाइल टू हेल्प फेयर डाइजेशन, के बाइल खून प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे पास वो फैट के डाइजेशन करता है। तो ये पिछले एमसीक्यूज में मैंने आप लोगों को बताया कि लीवर एक ग्लैंड है जो कि हमारे पास बाइल को सिंथेसाइज कर देते हैं और फिर बाइल जो है ये फैट की डाइजेशन कर देते हैं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज लीवर। सो ये थे हमारे पास टॉप 30 एमसीक्यूज हो जो कि आप लोग के अपकमिंग ई टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में काम आएंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू से देखें सो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों से छोटी गुजारिश अगेन है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, वस्सलाम।